नमस्कार। एबीसी की खास पेशकश चुनाव की जमीनी हकीकत पर हम रोज चर्चा कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां पर कैसा माहौल है। बहुत सी बातें हैं जो आपके समक्ष नहीं आ पाती हैं, लेकिन हमारे रिपोर्टर लगातार चुनाव गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं, चर्चाएं सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और फिर एक निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी चर्चा होती है, मोदी की भी चर्चा होती है, योगी की भी चर्चा होती है और चर्चा होती है स्थानीय मुद्दों की भी। आज हम फिर उसी श्रृंखला में अपने 4 रिपोर्टरों को लेकर के आए हैं। बड़े अनुभवी हैं, जानते हैं, और हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं पीलीभीत से राहुल शर्मा जी, और हमारे साथ में है कन्नौज से मुजाहिद मजीदी जी, और कानपुर देहात से हैं यासीन अली, एक लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उन्नाव से हैं आंसू अवस्थी जी। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप लोग लगातार चुनाव की कवरेज में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले राहुल जी, हमको ज़रा बताइए आज पीलीभीत में क्या हुआ। बीसलपुर में मायावती गई, अखिलेश इसके पहले चले गए, वहाँ पर जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो बंगाली समाज से मिल रहे हैं, पूरनपुर में उनकी सभा हो रही है, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ बोल चुके। कुल मिला करके पीलीभीत में इस समय क्या चल रहा है, क्या कहना है, और आज मायावती ने क्या संदेश दिया? आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत एक खास सीट मानी जाती है। यहाँ की बात की जाए बीजेपी से जितिन प्रसाद को यहाँ पे प्रत्याशी घोषित किया है, और बीएसपी ने यहाँ से अनिल फूल बाबू को यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया है, और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने यहाँ पर भगवत सिंह गढ़वाल को यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ की बात की जाए यहाँ पे जब जितिन प्रसाद को भाजपा से टिकट दिया गया है, राष्ट्रीय जनता पार्टी से, यहाँ पे नया चेहरा आया है। इससे पहले वरुण गांधी का यहाँ से टिकट काट दिया गया, क्योंकि यहाँ से पीलीभीत में 35 सालों से गांधी परिवार का पीलीभीत पर हमेशा राज चलता चला आया है। मगर यहाँ की बात कह रहे हैं हम कि पीलीभीत में जनता बहुत आक्रोशित है, क्योंकि वरुण गांधी का टिकट कट गया। जनता बहुत नाराज यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने तो निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को यहाँ पर उतार दिया है। और आज पूरनपुर में, बीसलपुर में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अनिल फूल बाबू के समर्थन में यहाँ पर जनता को जनसंपर्क करने के लिए आए, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो आप नमक खा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये जो नमक खा रहे भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये जनता के टैक्स से आता है। उन्हें पीएम मोदी पर मायावती ने सीधा निशाना साधा और कहा ये भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ों का बहिष्कार करने को लगते हैं, और ये उन्होंने ये भी निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का ही काम करती है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर झूठ बोलने का काम करती है। इस बार पीलीभीत में अन्य सीटों पर भी बीएसपी का राज होगा। राहुल, ये जरा बताओ हमको कि अभी जितेंद्र प्रसाद ने 2 वादे किए। पहला कहा कि हम पीलीभीत को मुंबई बना देंगे, तो अखिलेश ने कटाक्ष कर दिया। अब उन्होंने कहा कि जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम पीलीभीत को पेरिस बना देंगे। 2 बातें उन्होंने कही हैं। इसको लेकर के जनता में क्या चर्चा, जनता क्या सोचती है? यह है कि हमारा शहर जैसा था वैसा रहने दो, मगर यहाँ पे मुंबई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर विकास दिखाओ, मगर यहाँ पे मुंबई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब जनता इसको कहती है, मतलब इसको नकार देती है कि मुंबई मत बनाओ, पेरिस मत बनाओ, जो हमारा शहर है उसको उसी रूप में विकसित कर दो, यही कह रही है ना सीधे सीधे। क्या आपको लगता है कि वरुण गांधी के न होने से, अगर वरुण गांधी होते, थोड़ा एक्टिव हो जाते, चुनाव प्रचार में भी एक्टिव हो जाते, तो बीजेपी को एक बड़ा संबल मिल जाता? लेकिन वरुण गांधी की चुप्पी और सपा का हमलावर रुख क्या
मुश्किलें खड़ा कर रहा है बीजेपी के सामने? साथ हुए हैं, उन्होंने एक बार अपनी पार्टी पर हमला भी बोला था, इसलिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वरुण गांधी को, इसीलिए वो अपनी चुप्पी साथ हो सकता है तो कोई अगला कदम हो सकता है। मगर यहाँ पे अभी जनता के बीच में ऐसा कोई रुझान नहीं है कि वरुण गांधी ने किसी से कोई बात की हो। जनता क्या कुछ चर्चा करती है इस विषय पे कि नहीं? जनता यहाँ पे चर्चा करते, वरुण गांधी यहाँ पर होते तो जो इसमें अभिनेता आ रहे हैं, इससे पहले कोई भी अभिनेता नहीं आया। वरुण गांधी ने लगातार यहाँ से 2 बार सांसद रहे, यहाँ पे राज परिवार का 35 सालों से राज चला आया है, मगर अभी तक इससे बड़े अभिनेता पीएम मोदी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और ये मंत्री आ रहे हैं अभिनेता, मगर इससे पहले जब वरुण गांधी यहाँ से लड़े थे तो कोई भी अभिनेता यहाँ पर नहीं आया। ऐसा क्यों है, जनता कह रही है। ठीक बात है। कन्नौज से हमारे मजीदी जी, हमको ये बताइए कि कन्नौज में क्या चल रहा? प्रचार बिल्कुल तेजी पर है या बीजेपी तेजी के साथ बढ़ रही है? मुकाबले में समाजवादी पार्टी अभी तक प्रत्याशी नहीं ला पाई है। जनता वहाँ क्या सोच रही है, जनता क्या मन बना रही है? जी बता दें कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। हालांकि अखिलेश यादव कई बार कन्नौज आए और इशारों में खुद को प्रत्याशी घोषित करने की बात कही। उन्होंने कहा था कि कन्नौज उनका घर है, घर में कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया जाता है। इससे साबित होता है कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी डोर टू डोर जाकर अपना कैंपेन चला रही जनता के बीच। तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्यों की अगर बात की, जो 5 साल में कन्नौज में तो कोई खास विकास नहीं हुआ जिससे जनता को कोई राहत मिलती। इससे कहीं ना तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है वो भाजपा प्रत्याशी काफी नाराज भी नजर आ रही है। शादी की हाल ही में आज भी का एक घटना घटी है जो कि मोतीपुर गांव के, जहाँ पर एक अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विवाद खड़ा हुआ था। वही के जो सर्वर समाज के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर गुस्सा फूटा है, बीजेपी को उन्होंने नकारा। उनका कहना था कि उन्होंने सांसद से काफी दिन पहले प्रतिमा लगाई जो कि अम्बेडकर की, लेकिन ग्राम समाज की जमीन की चाहते तो सांसद जी उस जगह पर प्रतिमा को लगवा सकते थे, लेकिन प्रतिमा नहीं लगी और आज उसका विरोध भी हुआ। वहाँ के लोगों का कहना है कि कोई भी कैंडिडेट अगर वोट मांगने आएगा तो हम तो उससे हिसाब लेंगे कि जिस तरह से 5 साल हो गए, 5 साल में एक बार भी गांव में झांकी नहीं आए और आज वोट के लिए वो लोग आ रहे हैं। जनता का साफ तौर पर कहना है कि जनता इस बार वोट की चोट देगी कि किस तरह से उसके क्षेत्रों में विकास हुआ है। ये बताइए मजीदी, ये हमको जरा समझाइए कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से पाठक जी हैं और बसपा से भी कैंडिडेट घोषित हो गया, लेकिन सपा का कैंडिडेट नहीं हो। तो ये सपा कर क्या रही है वहाँ पर, कैसे प्रचार कर रही है? क्या जनता के बीच जा रही है कि अभी कार्यालय तक में ही सीमित है सभा? नहीं, बता दें कि किस तरह से समाजवादी पार्टी जो हो रहा है लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जनता को जो उपलब्धियां अखिलेश सरकार में हुई थी, जो उनके विकास कार्य हुए थे वो विकास कार्य गिना रही है, जो उनके पिछले कार्यकाल रहे वो गिना रही है। उसी के तौर पर साइकिल के सिंबल पर वो लोग वोट मांगे, लेकिन हालांकि अभी तक उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं कि चेहरे पर वोट मांगे। वो केवल साइकिल निशान के लिए वोट मांग रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। जो अखिलेश की सरकार में जो योजनाएं चल रही थी, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे तमाम तरीके जो योजनाएं चल रही थी, या शिक्षा की बात की जाए, उन्हीं सभी मैनिफेस्टो लेकर उनके बीच जा रहे हैं, उनकी अपनी बात कर रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कन्नौज के लिए विकास कार्य किए थे, उन्हीं सभी को लेकर, हालांकि अभी कोई चेहरा नहीं उनके सामने कि वो चेहरे पर वोट मांगे। केवल चेहरा न होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं सपा के सामने प्रचार में। बिल्कुल बता दें जी, बिल्कुल बता दें कि जब उनके पास में चेहरा नहीं तो जो कार्यकर्ता है वो भी अभी मायूस है कि उनके सामने चेहरा नहीं तो किस चेहरे पर वोट मांगे। बिल्कुल आपकी सही है, ये समस्या है। यासीन बोले जो है फिर तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं बीजेपी से, और उनके मुकाबले में राजा रामपाल आ गए हैं, और बीएसपी ने भी जो है एक ब्राह्मण प्रत्याशी को ही उतार दिया है। कुल मिला करके वहाँ का चुनावी चर्चा क्या चल रही है, मैं जानना चाहता हूँ चुनावी चर्चा पब्लिक्स में क्या चर्चा चल रही है? यासीन आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जरा आवाज़ तेज करिए।
यासीन की आवाज नहीं आ रही है। आपकी ऑडियो म्यूट है, जरा चेक करिए, चेक करिए यासीन, चेक करिए। चलिए, जब तक हम उन्नाव से अपने आंसू जी से बात कर लेते हैं। आंसू जी, उन्नाव में क्या चल रहा है कि साक्षी महाराज जो है फिर तीसरी बार अनु टंडन सपा की ओर से, उनका भी अपना एक अच्छा कार्य रहा है, और बसपा से तो अब वहाँ पर अशोक पांडे जी भी आ गए हैं, जो वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहे हैं और जाने माने पत्रकार भी रहे हैं। कुल मिलाकर के जो आम जन है वो चुनाव को लेकर के क्या चर्चा कर रहा है? जी बिल्कुल गुरुजी, आपको बता दें उन्नाव साहित्य और कलमकारों की धरती है, जिसमें अगर बात की जाए वोटरों की, वोटर है जो उन्नाव में 6 विधानसभा क्षेत्र है, सफीपुर, बांगरमऊ, पूर्वा, हसनगंज, मोहान, सदर। इसको देखते हुए जो सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायक हैं वो लगातार सांसद को अपने साथ ले जाकर, साक्षी महाराज को ले जाकर जनता से मिल रहे हैं और जनता को भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की, तो अन्नू टंडन 2009 में यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीती थी। 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और एक बार 19 में उन्हें हार का सामना 19 में भी हार का सामना करना पड़ा था। आज बात 24 की कर रहे हैं, लेकिन 2024 को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अन्नू टंडन लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार रैलियां पर रैलियां कर रही हैं और जो अपना उनका घोषणा पत्र है उसको लेकर बता रही है और तरह तरह की खामियां निकाल रहे हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सांसद साक्षी महाराज लगातार सुबह से ही निकल जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसको देखते हुए जो उन्नाव की जनता है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, क्योंकि अगर बात की जाए उन्नाव में लगभग 31 लाख की आबादी है, जिसमें लगभग 22 लाख के आसपास वोटर है। पिछली बार 14 की बात करें, 19 की बात करें, लगातार उन्नाव की जनता ने सांसद साक्षी महाराज को या कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों में जिताया है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि बसपा ने यहाँ पे ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है, जो कि अशोक पांडे बसपा से प्रत्याशी है, जो कि लगातार जाकर लोगों से मिल रहे हैं और लोग कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को वोट न करें, इस तरह से अपनी नीतियां लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन अगर उन्नाव की जनता की जमीनी हकीकत की बात की जाए, चुनावी चर्चाओं की बात की जाए, जो चाय के साथ चुनावी चर्चाओं की उसकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो उन्नाव का वोटर है उसका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार भारत का उन्नाव का विकास करते जा रहे हैं, इसको देखते हुए जो उन्नाव का यूथ है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रहा है। वहीं कुछ और भी लोग हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी की में जाने की बात कही जा रही है। हालांकि ये तो 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि इस बार उन्नाव की जनता ने किसने अपना प्रत्याशी चुना है, किसे सांसद के रूप में वोट किया है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए, जमीनी मुद्दों की बात की जाए, तो इस बार का जो चुनाव है, इस बार के चुनाव में अन्नू टंडन और साक्षी महाराज आमने सामने है। वहीं पे बसपा प्रत्याशी अशोक पांडे इन दोनों के चुनावी समीकरण बिगाड़ने का पूरा दम रखते हैं। हालांकि ये तो 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि उन्नाव की जनता इस बार इस चुनाव को लेकर किस करवट बैठी है। जी चलिए आंसू, हमको 2-3 प्रश्नों के जवाब दे दीजिए और संक्षेप में दिएगा। नंबर 1, आपने कहा कि वोटर कंफ्यूज है, क्यों कंफ्यूज है? जी गुरुजी, वोटर की अगर बात की जाए, वोटर इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि लगातार जो समाजवादी पार्टी है, गठबंधन है, वो लगातार अपने मुद्दे गिना रही है। वही भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी उपलब्धियां गिना रही है, जिसको लेके जो वोटर है, वोटर कंफ्यूज है कि आखिर हम किस पाले में जाए। अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए, उन्नाव की बात की जाए, तो सांसद साक्षी महाराज को लोग मोदी का साथी मानकर वोट करते हैं। वहीं अगर जमीनी हकीकत पे अन्नू टंडन की बात की जाए, तो अन्नू टंडन जिले की वो प्रत्याशी है
जिले की ही रहने वाली है। उन्होंने लगातार 2009 से लेकर आज 24 चल रहा है, कोई भी गरीब लड़की की शादी होती वहां पहुंचती है, जो उनकी तरफ से होता वो करती है, कहीं आग लग जाती वो पहुंचती करती, लगातार वो जनता के बीच में बनी रहती है। इसलिए उन्नाव की जनता कंफ्यूज है कि इस चुनाव में वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अन्नू टंडन का साथ दे, या राम मंदिर बन चुका है उसके बाद सांसद साक्षी महाराज है जिन्होंने 2014 और 19 में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराई है, उनका साथ दे। लेकिन अगर आंसू एक सवाल का जवाब, ठीक। राजनीतिक गुरु जी जो राजनीतिक गुरु है उनकी बात की जो राजनीतिक विशेषज्ञ है उनकी अगर माना जाए तो उनका साफ तौर पर कहना जो उन्नाव का चुनावी समीकरण है कहीं ना कहीं साक्षी महाराज के पाले में जाता दिखाई देता है। लेकिन साक्षी महाराज का जो जीत का अंतर होता था उस अंतर में इस बार कटौती देखने को मिलेगी। जी ठीक बात। 2 सवाल के जवाब बहुत दे दिए बड़े संक्षेप में। आंसू, अभी आपने कहा कि उन्नाव में एक जो विकास की बात हुई है उससे युवा प्रभावित है। क्या विकास ऐसा हुआ है जिससे वहां का युवा प्रभावित है? जी बिल्कुल गुरुजी बता दें, अगर जमीनी हकीकत में विकास की बात की जाए तो उन्नाव में जो गरीब लोग थे जिनको कॉलोनियां नहीं मिलती थी उनको लगातार जो है 14 से 19 हो, 19 से 24 हो, लोगों को कॉलोनियां मिली है। स्वास्थ्य के जो आयुष्मान कार्ड है वो मिले हैं, लाभार्थी, मैंने आपका कहना कि लाभार्थी, ठीक बात। अच्छा, एक बात और है, ये कहा जा रहा है कि बस आखिरी मायावती कुछ सीटों में भाजपा का कमल भी मुरझा सकती है, उसमें उन्नाव का भी नाम आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यूपी के 80 बनाम 80 के लिए एक स्पेशल रणनीति के तहत मैदानों में उतरी है, लगातार जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता है लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जाके अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता देखा जा रहा है। क्योंकि हालांकि जिस तरह से चुनावी हकीकत जमीनी हकीकत की बात की जाए तो उन्नाव की 6 विधानसभाएं, 6 विधानसभाओं की रिपोर्टों की 6 विधानसभा के जो वोटर है उनकी अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से पार्टियों को वोट करते हैं। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो लगातार चाहे वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अन्नू टंडन नहीं हो या फिर बसपा प्रत्याशी अशोक पांडे हो या भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज जी हो, लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन जनता किस रुख बैठेगी ये 4 तारीख को ही मालूम होगा। जी गुरुजी। यासीन, मेरी आवाज अब आ रही है आपको? यासीन, अनम्यूट कर लीजिए अपना ऑडियो। यासीन, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? खैर, जरा यासीन से एक बार फिर आप लोग संपर्क करिए, जरा देखिए, बात करें। हाँ, तो फिर हम चलते पीलीभीत। पीलीभीत, ये बताइए कि 19 तारीख को मतदान होना है और 17 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा शाम को। मेरा आपसे सवाल ये है कि अब तो अंतिम चरण चल रहा है, अंतिम चरण में क्या जो बीजेपी है या जो वहाँ सपा है, वहाँ जो बसपा है, वो क्या रणनीति बना रहे हैं, कैसे जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं? थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। जी, आपको बता रहे हैं कि पीलीभीत में त्रिकोणीय माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर सीट अपनी दावा कर रही है। भाजपा ने ये कहा है कि अब की बात 400 की सीट हमारा लक्ष्य है, 400, मगर सपा ने निशाना साधा था कि अब की बात 400 की बार कर रहा है, मगर 400 हार, अब की बात 400 पार। उन्होंने ये भी कहा था, यहाँ पर सूत्रों से मिली एक जानकारी भी है कि यहाँ पर अक्षय कुमार, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के लिए वोट मांगेंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई। मैंने वहां पर वोट मांगने के लिए अक्षय कुमार भी लाए जा रहे हैं। जी। अच्छा, एक लाइन में एक और बताइए, क्या जो पहला चरण है 8 सीटों का, जिसमें पीलीभीत भी है, सहारनपुर भी है, कैराना भी है, मुजफ्फरनगर भी है, नगीना भी है, इन सीटों पर क्या बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलें हैं? क्योंकि पिछले बार उनको 3 सीटें मिली थी, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, आपको बता रहा है पीलीभीत में मुश्किल दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए, और यहाँ पे एक बरेली पे पास में जिला है, वहाँ पे भी बीजेपी के लिए मुश्किल दिखाई दे रही है। 76 नाम से ही यहाँ लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए गए थे बरेली में, तो उन्होंने कार्यकर्ता उनका ही वो समर्थन नहीं कर रहे हैं।
ऐसा एक ट्वीट हुआ था। ठीक, चलिए कन्नौज मजीद ये बताइए कि जब टिकट सलमान खुर्शीद को नहीं मिला तो बड़े नाराज दिख रहे थे और उन्होंने बहुत कुछ कहा था। क्या आपको ये लग रहा है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस सीधे मिलकर के चुनाव लड़ रही है, या दिखावटीपन है, या वास्तव में एक समन्वय स्थापित हो गया? क्या कहेंगे? जी गुरु जी बता दें कि जैसे अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का कोई जनाधार खास तौर पर नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के यहाँ के नेता हैं, जिस तरह से सलमान खुर्शीद नाराज होते उन्होंने तमाम मीटिंगें की थी, मुस्लिम समुदाय को एक किया था, ताकि जिस तरह से वहां पर सलमान खुर्शीद के टिकट कटने से सब मुस्लिम समुदाय में भी आक्रोश था, वही कन्नौज में भी आक्रोश देखने को मिला था। हालांकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता वो भी अभी खामोश बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए बसपा की, तो मुस्लिम प्रत्याशी इमरान ने जबर बसपा में उतारकर मुस्लिम वोट लेने की सेंधमारी की है। बता दें जिस तरह से पिछली बार बसपा प्रत्याशी को काफी हालांकि वोट नहीं मिले थे, लेकिन वो तो गठबंधन में ही रहा था, लेकिन इस बार जो मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए जो बसपा के प्रत्याशी है इमरान बिन जफर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम और दलित मिलकर उनके साथ में है, उनको लग रहा है कि इस बार वो सभी को पछाड़ लेंगे। अगर बात की जाए सलमान खुर्शीद की, सलमान खुर्शीद भी अब थोड़ा साइलेंट हो गए, क्योंकि कन्नौज से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। जब प्रत्याशी घोषित होगा तो यहाँ की जनता है वो आने वाले वक्त में बताइए वो किसके साथ में है। जी यासीन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, खैर कोई बात है। आंसू ये बताइए कि जो वहाँ पर एक इस समय लड़ाई चल रही है एक लाइन में बेरोजगारी और महंगाई, और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि गारंटी, मोदी की गारंटी, दोनों में आप क्या देख रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई जनता के बीच चर्चा में है या मोदी की गारंटी चर्चा में है? आंसू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी गुरु जी। हाँ बताइए, आपने मेरी बात सुनी? इस समय दो लड़ाई चल रही है, एक और बेरोजगारी और महंगाई की बात हो रही है, ले साहब कोई चर्चा नहीं करता, और दूसरी ओर मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है कि भाई मोदी की गारंटी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यूसीसी भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपको इन दोनों में जनता जो है क्या वास्तव में बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रही है कि सोच रही है कि नहीं मोदी है तो सब मुमकिन है, सब ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल, आपको गुरुजी बता दें, जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो उन्नाव के जो गरीब लोग थे, जो डेली कमाने खाने वाले लोग थे, उनको महंगाई से उबारने के लिए जिस तरह से सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो राशन की व्यवस्था की थी, तो उससे कहीं ना कहीं जो उन्नाव के जो गरीब परिवार है वो थोड़ा उभर के आए हैं। और उसको देखते हुए लगातार जो विपक्ष है या कहे जो उन्नाव की समाजवादी पार्टी है, उन्नाव की समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनूप रंजन है, वो लगातार महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। लेकिन जनता इस बार महंगाई, बेरोजगारी को दरकिनार कर किस पार्टी को वोट देगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है, लेकिन देखना होगा कि जनता किस हो, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं, लाभार्थी, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है उसके जीवन में कोई रोशनी आई है, उसे अनाज मिल रहा है, उसे मकान मिल रहा है, उसे सिलेंडर मिल रहा है, उसे रोशनी मिल रही है, उसे पानी मिल रहा है, उसके घर में इज्जत घर की व्यवस्था हो रही है, तो निश्चित रूप से एक ये भी पड़ना भारी दिख रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कहीं ना कहीं जातिवाद समीकरण, धर्मवाद समीकरण, ये सब चल रहा है। अब ये कितना इफेक्टिव होगा, और साथ में कुछ नाराज़गी भी चल रही है, जैसा कि हमारे पीलीभीत के रिपोर्टर बता रहे थे। तो ये भी चुनौतियाँ हैं। देखना है कि 4 जून को कहाँ, कौन, कैसे अपना बटन दबाता है। देखते रहिए ABC। नमस्कार।